नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश गारू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रथम यूनिट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी का अगला टॉपिक। इसमें हमने देखा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, एनएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर किस तरह से सिग्नल प्राप्त होते हैं और सिग्नल की संख्या किस तरह से प्राप्त होती है, ये सब कुछ डिस्कस किया। शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट के थ्रू हमने रासायनिक विस्थापन को डिस्कस किया। रासायनिक विस्थापन क्या होता है। रासायनिक विस्थापन के बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया, स्प्लिटिंग या विपाटन क्या होता है, किस तरह से एक सिग्नल जो है वो विपाटित हो जाता है। इसी के साथ हम एक अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, युग्मन स्थिरांक या कपलिंग कांस्टेंट। युग्मन स्थिरांक या कपलिंग कांस्टेंट समझने से पहले हम देखते हैं कि शिखर और हमारे जो एक मल्टीप्लेट के अंदर, बहुलक के अंदर जो पीक्स होती है उनके अंदर किस तरह से विभेदन किया जा सकता है या किस तरह से वो अलग अलग हो सकती है, या ये दोनों जो टर्म्स हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स या डिफरेंट सिग्नल्स और जो आपके एक मल्टीप्लेट की जो डिफरेंट पीक्स है उनमें किस तरह से कन्फ्यूज़न हो सकता है, उस पार्ट को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि युग्मन स्थिरांक क्या होता है। तो हम देखते हैं कि सिग्नल जो है वो अलग अलग प्रकार के प्रोटोनों को इंडिकेट करते हैं कि वो प्रोटोन जो है किस प्रकार है, या डिफरेंट प्रकार के प्रोटोन जो एक सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक वातावरण अलग है तो वो अलग सिग्नल देते हैं। जबकि स्प्लिटिंग के अंदर या विपाटन में क्या होता है, दो एडजेसेंट प्रोटोन या दो डिफरेंट कार्बन के ऊपर उपस्थित जो प्रोटोन होते हैं वो एक दूसरे के नाभिकीय चक्रण को प्रभावित करते हैं, और नाभिकीय चक्रण में प्रभावित करने के कारण ये एक दूसरे के सिग्नल को विपाटित कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विपाटन एक ही सिग्नल के अंदर होता है उसके एडजेसेंट अतुल्य प्रोटोन के इन्फ्लुएंस के कारण, जबकि जो डिफरेंट सिग्नल आ रहे हैं वो डिफरेंट प्रोटोनों के डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट के कारण वो आपको दिखाई देता है। तो युग्मन स्थिरांक और जो स्प्लिटिंग है या विपाटन है या विपाटित सिग्नल और डिफरेंट सिग्नल्स के बीच में विभेदन यदि करना है तो इसके लिए हमें आवश्यक है डिफरेंट प्रकार के या विभिन्न प्रकार की विभेदन क्षमताओं वाले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की आवश्यकता हमें होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज का फोटोमीटर आपको चाहिए, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की आवृत्ति जो है हायर फ्रिक्वेंसी की भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, ताकि आप स्प्लिटिंग और डिफरेंट सिग्नल इन दोनों को विभेदित कर पाएँ। तो इसके लिए किया क्या जाता है, आपको पता है सिग्नल का जो पोजीशन है दैट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वो किसके ऊपर निर्भर करती है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य पर निर्भर करती है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य यदि कम होगा तो सिग्नल की डेल्टा वैल्यू अलग होगी, और जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य बढ़ेगा सिग्नल की डेल्टा वैल्यू का मान भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जो फ्रिक्वेंसी है, जो नियत फ्रिक्वेंसी है, उस पर आपकी डेल्टा वैल्यू सिग्नल की डिपेंड करती है। लेकिन यदि हम विपाटित सिग्नल में पीक्स की बात करें तो विपाटित सिग्नल में दो निकटवर्ती पीक या शिखर जो हैं उनके बीच की जो दूरी है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य पर ये दूरी निर्भर नहीं करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है उसके विभेदन क्षमता के आधार पर हम डिफरेंट सिग्नल्स और एक ही मल्टीप्लेट के अंदर दो निकटवर्ती शिखरों के बीच में विभेदन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यदि दो अलग अलग सिग्नल निकट है, जैसे हम लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज के अंदर या 60 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर
जब हम स्पेक्ट्रा लेते हैं तो दो सिग्नल के बीच की जो डिफरेंट सिग्नल है उनके बीच की जो दूरी है वो उसके बीच की जो दूरी है वो बहुत कम होती है। लेकिन जैसे ही आप हायर फ्रिक्वेंसी रेंज के ऊपर या 100 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के ऊपर आप स्पेक्ट्रा जब लेते हैं सेम सैंपल का, तो आप देखेंगे कि दो अलग अलग जो सिग्नल है उनकी डेल्टा वैल्यू अलग हो गई है, या उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो यदि आपके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की विभेदन क्षमता बढ़ाने पर यदि शिखरों के मध्य की दूरी बढ़ रही है, परिवर्तित हो रही है, तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि जो लोअर फ्रिक्वेंसी पर जो निकटवर्ती शिखर थे या पीक थी वो दो डिफरेंट सिग्नल थी जो भिन्न प्रकार के प्रोटोनों के कारण आपको प्राप्त हो रही थी। लेकिन यदि ये दूरी विभिन्न विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ में परिवर्तित नहीं होती है, आपने फ्रीक्वेंसी रेंज को बढ़ा दिया लेकिन दो निकटवर्ती शिखरों के मध्य की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो आप कहेंगे कि ये जो दो शिखर हैं वो एक ही सिग्नल की विपाटित पीक्स है या विपाटित शिखर है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि विपाटित सिग्नल या विपाटित संकेत जो है उनके मध्य की जो दूरी है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की विभेदन क्षमता के ऊपर निर्भर नहीं करती या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य के ऊपर निर्भर नहीं करती। तो ये जो दूरी है दो शिखरों के मध्य की, निकटवर्ती शिखरों के मध्य की ये जो दूरी है, इसको हम कपलिंग कांस्टेंट या युग्मन स्थिरांक कहते हैं। इसे J के द्वारा दर्शाया जाता है, कपलिंग कांस्टेंट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसकी सहायता से हम जो है पता लगा सकते हैं कि अलग अलग शिखर प्राप्त हो रहे हैं या एक ही सिग्नल के अंदर विपाटन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमारे लिए हो जाता है। तो कपलिंग कांस्टेंट क्या है इसके बारे में हमने बात की। और एक ही मल्टीप्लेट के अंदर यदि हम देख रहे हैं कि डबलेट के अंदर तो आपको एक J दो शिखर है उनके बीच की दूरी J आपको दिखाई। अगर आपको ट्रिपलेट प्राप्त हुआ, जो सेंटर का शिखर है और दो जो एडजेसेंट शिखर है उन दोनों के बीच की दूरियां आप मापेंगे तो वो भी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। अगर ये जो मल्टीप्लेट प्राप्त हुआ है वो किन्हीं दो अतुल्य प्रोटोनों के नाभिकीय चक्रण के युग्मन के कारण प्राप्त हुआ, तो आपको जो मल्टीप्लेट प्राप्त हो रहा है उनमें किन्हीं भी दो शिखरों के मध्य की जो दूरी होगी, निकटवर्ती शिखरों के मध्य की जो दूरी होगी, वो J की वैल्यू हमेशा आपको बराबर प्राप्त होगी। लेकिन इसके स्थान पर यदि ये हो गया कि जैसे इथेनॉल का एक एग्जांपल है जिसके अंदर मैथिलीन प्रोटोन के जो सिग्नल होते हैं वो मैथिल प्रोटोन के कारण भी विपाटित होता है और हाइड्रोक्सिल प्रोटोन के कारण विपाटित होता है। तो विपाटन जो है दो विभिन्न प्रकार के अतुल्य प्रोटोनों के कारण हो रहा है। इस कारण से निकटवर्ती शिखरों के मध्य की जो दूरी होगी वो सभी बराबर नहीं होगी। यानी कि एक यदि हम मैथिलीन प्रोटोन को B प्रोटोन कहें, मैथिल प्रोटोन को A प्रोटोन कहें और हाइड्रोक्सिल प्रोटोन को यदि C प्रोटोन कहें, तो जो JAB होगा दैट विल डिफर फ्रॉम JBC। तो इस तरह से जो शिखर है वो भी जो है वो अलग हो सकते हैं। शिखरों के मध्य की दूरी भी एक मल्टीप्लेट के अंदर डिफरेंट हो सकती है यदि आपका जो स्प्लिटिंग हुई है दैट इज ड्यू टू डिफरेंट नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। इसी तरह से अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं युग्मन स्थिरांक के प्रकार। तो युग्मन स्थिरांक जो है वो 3 प्रकार हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है। उसमें सबसे पहला है जैमिनल कपलिंग कांस्टेंट या जैमिनल युग्मन स्थिरांक या मूलाभ युग्मन स्थिरांक। जैमिनल कपलिंग कांस्टेंट क्या है? यदि एक ही कार्बन पर दो अतुल्य प्रोटॉन उपस्थित हो तो भी युग्मन कपलिंग होगी
या स्पिन स्पिन कपलिंग होगी या नाभिकीय चक्रण में कपलिंग के कारण विपाटन होगा। और इस विपाटन के कारण जो विपाटित सिग्नल के मध्य की जो दूरी आएगी उसे हम जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट या जेमिनल युग्मन स्थिरांक कहते हैं। इसका मान बहुत अधिक होगा क्योंकि इन्फ्लुएंस जो है एक दूसरे नाभिकीय चक्रण के पर वो बहुत ज़्यादा होगा और ज़्यादा नाभिकीय चक्रण में प्रभाव के कारण यहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी जो है बहुत हायर होती है, ज़्यादा होती है। और इस कपलिंग कांस्टेंट का मान 0 से 30 हर्ट्ज के बराबर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम दूसरा कपलिंग कांस्टेंट डिस्कस करते हैं जिसे हम कहते हैं विसिनल कपलिंग कांस्टेंट। विसिनल कपलिंग कांस्टेंट जो है वो दो एडजेसेंट प्रोटॉन पर जब अतुल्य प्रोटॉन उपस्थित होते हैं तो उनके नाभिकीय चक्रण में युग्मन के कारण जो विपाटन होता है उसे हम विसिनल कपलिंग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो विसिनल कपलिंग कांस्टेंट जो है वो क्योंकि एडजेसेंट कार्बन के ऊपर जो प्रोटॉन उपस्थित है उसके कारण हो रहा है, तो इसका मान जो है वो जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो वो कम होगा उसकी तुलना में। तो ये मान जो है वो 0 से 20 हर्ट्ज के बराबर आपको दिखाई देता है। अगला टॉपिक यदि हम डिस्कस करें तो वो हमारा टॉपिक है दीर्घपरासी युग्मन कांस्टेंट या लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट। लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट जो है आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे एरोमेटिक सिस्टम जो है उसके अंदर आपको ये कपलिंग कांस्टेंट देखने को मिल सकता है। दूसरा जो ब्यूटाडाइन सिस्टम है या लॉन्ग चेन कॉन्जुगेटेड सिस्टम यदि आपको दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर आपको दीर्घपरासी कपलिंग कांस्टेंट जो है वो दिखाई देगा। तो जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट के अंदर जो प्रोटॉन है वो 2 बॉन्ड अहेड है, 2 बॉन्ड के डिस्टेंस में। विसिनल कपलिंग कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोटॉन कपलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्प्लिटिंग में पार्टिसिपेट कर दिया है, आर अपार्ट फ्रॉम 3 बॉन्ड्स। लेकिन लॉन्ग रेंज कपलिंग के अंदर वो 4 या उससे भी ज़्यादा बंधों से विभेदित पाए जाते हैं। तो इसमें हम एरोमेटिक सिस्टम की बात कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी है, इस कारण से कपलिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट या विसिनल कपलिंग कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में आपको लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कम दिखाई देगी। तो इस तरह से कपलिंग कांस्टेंट और उसकी प्रकार जो है वो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नंबर एनएमआर सिग्नल का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ एनएमआर सिग्नल। एरिया ऑफ एनएमआर सिग्नल एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर हो जाता है जिसकी सहायता से हम किसी भी सिग्नल के अंदर कितने प्रोटॉन अतुल्य प्रोटॉन या तुल्य प्रोटॉन के कारण वो सिग्नल प्राप्त हो रहा है उसको हम पता लगा सकते हैं। यानी कि यदि कोई पीक की इंटेंसिटी आपको हायर दिख रही है या उसके पीक के नीचे का जो क्षेत्रफल है वो यदि ज़्यादा है तो आप सीधे कहोगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिनके कारण ये सिग्नल प्राप्त हुआ है वो भी ज़्यादा है। तो इस तरह से एरिया जो क्षेत्रफल का सिग्नल का जो एरिया है या सिग्नल का जो क्षेत्रफल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है, हाउ मच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इन्वॉल्व फॉर दिस पर्टिकुलर पीक। एक पीक के लिए कितने प्रोटॉन जो है इन्वॉल्व थे वो। जैसे कि आप बात करते हैं प्रोपेन की हम बात करते हैं तो उसके अंदर आप देखते हैं कि 2 प्रकार के सिग्नल होते हैं। इसके अंदर 6 मैथिल प्रोटॉन होते हैं और 2 जो है मैथिलीन प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली है कि एक सिग्नल 6 प्रोटॉन्स के कारण आ रहा है, उसकी इंटेंसिटी सिग्नल की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उसके नीचे का जो क्षेत्रफल होगा वो ज़्यादा होगा। जबकि जो मैथिलीन प्रोटॉन है वो 2 ही है और उसके सिग्नल जो है वो आपको कितना, उसकी सिग्नल की जो इंटेंसिटी होगी वो लोअर होगी। पीक के नीचे का जो एरिया है, अंडरनीथ एरिया जो है वो आपको कम
दिखाई देगा। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ सिग्नल की सहायता से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले आपका जो सिग्नल है उसके जो ग्राफ पेपर के ऊपर आपने सिग्नल लिया है, उस सिग्नल के नीचे आने वाले जो ब्लॉक्स होते हैं ग्राफ पेपर के, उन ब्लॉक्स को काउंट कर लिया जाता है। डिफरेंट पीक्स आ रही है, उनके सभी के ब्लॉक्स को काउंट कर लिया। ब्लॉक्स को काउंट करने के बाद में आपको क्या करना होता है, आपको उनका रेशो निकालना होता है। रेशो निकाल कर उसको पूर्णांक में बदला जाता है, और पूर्णांक में बदलने के पश्चात जो रेशो आ रहा है दैट डायरेक्टली इंडिकेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर पीक। तो इस तरह से अगली क्लास में हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से लास्ट टॉपिक हमारा होगा, तो उसको हम डिस्कस करके इस चैप्टर को यहीं विराम देंगे। थैंक यू वेरी मच।